गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि अरावली हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अरावली भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की अगर हम बात करें ना, तो उनमें वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। वन ऑफ द ओल्डेस्ट। अब इसकी अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं आज से 1.5 बिलियन साल पुराने हैं हमारे जो अरावली से। एंड डेफिनेटली देखो, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अरावली की। ये स्टार्ट होते हैं आपके गुजरात से। गुजरात के आगे फिर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, इन सभी रीजन्स में यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। एंड अपने आप में ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि एक तरफ आप देखो अरावलीज के, तो आपको वो थार डेजर्ट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो सारा जो डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाते हैं। बाकी इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डस्ट स्टॉर्म्स को रोकते हैं, एयर पोल्यूशन को यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। देन डेफिनेटली अरावलीज की अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। पर पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे और हमने चर्चा भी करी है इसके रिगार्डिंग। एक्चुअली बात ये थी कि बोला ये गया था एक रूलिंग के अंतर्गत, जहाँ पर नई डेफिनेशन एक्सेप्ट की जा रही थी कि जो भी आपके लैंडफॉर्म्स हैं जिनकी हाइट 100 मीटर से ऊपर होगी ना, बस उसी को यहाँ पर हम लोग हिल्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे एरियाज में प्रोटेस्ट हुए। खासकर राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के लोगों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए, क्योंकि आप नोटिस करो, अगर ये डेफिनेशन मान ली जाती, जो कि मान भी ली गई थी, अगर इम्प्लीमेंट हो जाती, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर के ऊपर माइनिंग होती। एंड लगभग अरावली का 90% हिस्सा जो है वो यहाँ पर उसको लीगल प्रोटेक्शन जो मिली हुई थी वो खत्म हो जाती। एंड इसीलिए यहाँ पे लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। एंड लोगों की आवाज़ यहाँ पर सक्सेसफुल भी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग के ऊपर पॉज लगा दिया है। अब वो नया पैनल यहाँ पे बनाएंगे। नया पैनल एक तरह से कोशिश करेगा कि दोबारा से इसकी डेफिनेशन को देखा जाए कि कैसे हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे। एंड उस बेसिस के ऊपर अरावली की हमारे पास एक नई डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं ना, तो उनकी आवाज़ सुनी जाती है। ये अरावली का मुद्दा भी उनमें से एक है। ऐसे ही एक दूसरा पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ, वो हमें देखने को मिला उन्नाव केस के अंदर। देखो, उन्नाव का जो केस है ना, ये अपने आप में बहुत ही दर्द देने वाला एक केस है। एक्चुअली यहाँ पर एक्स बीजेपी एमएलए था कुलदीप सेंगर, ठीक है। इसके ऊपर एलिगेशन ये है कि इसने एक लड़की के साथ, जो कि एक माइनर लड़की थी, उसके साथ दुष्कर्म किया। अब उसके बाद क्या किया, अब क्योंकि वो एमएलए था उस टाइम के ऊपर, तो उसने अपनी पूरी पावर दिखाने की कोशिश करी। साथ ही साथ जो बच्ची के पिता थे, उसको जेल में डलवा के मार दिया। कस्टोडियल वायलेंस का केस था। प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, उनको भी मरवाया गया। लड़की को भी मरवाने की कोशिश करी गई। अब ये मुद्दा जब गया ना यहाँ पे कोर्ट के पास, तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पे क्या होता है, उस पर्टिकुलर केस के अंदर जो लोकल कोर्ट था, जो, तो उसमें क्या हुआ, उसमें ना उसको जेल करा दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ ना आपको जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से यहाँ बात ध्यान रखनी है, वो है पॉक्सो एक्ट के बारे में। क्योंकि बच्ची माइनर थी, तो यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में पता क्या हुआ, स्टार्टिंग में ये बात करी गई कि देखो, ये एक बंदा एमएलए है, एमएलए था मतलब उस टाइम के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अपनी पावर का इसने मिसयूज किया होगा। और आपका जो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 5 है ना, वो यही बात करता है। वो बात करता है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा इस तरह की कोई एक्टिविटी की जाती है ना, उसको हम लोग एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट यहाँ पे मानेंगे। और इस वजह से इसको यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया गया था। पर ये मुद्दा फिर आगे दिल्ली हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने बोला भाई एमएलए है ये एमएलए को थोड़ी हम लोग पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, राइट। तो उन्होंने इस चीज को हटा दिया। पर जब ऐसा हुआ तो लोग हैरान कि ये क्या कर दिया यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो दैट इज वाई ये मुद्दा फिर वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हाई कोर्ट का जो सस्पेंशन था रिगार्डिंग द सेंटेंस ऑफ द एक्स बीजेपी एमएलए, उसको यहाँ पे उन्होंने स्टे किया। एंड अब यहाँ पे इसको डिटेल में फर्दर सुना जाएगा। एंड उम्मीद यही है कि यहाँ पर जो न्याय है वो यहाँ पे लोगों को मिल पाएगा। तो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कह लो कि आपने एक टेम्पररी रिलीफ दिया है, पर अभी भी जो लड़ाई है जस्टिस पाने के लिए, वो अभी भी यहाँ पे चल रही है। बाकी एक और मुद्दा है रिगार्डिंग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। ये रिलीज किया जाता है बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। ये हर महीने का डेटा आता है। देखो, इस महीने जो है ना, नवंबर मंथ का जो डेटा आया है, उसमें ये डेटा आया है 6.7%। एंड पिछले 25 महीने के अंदर ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आपको देखने को मिला।
तो पॉइंट वही था कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो हमने कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया है वो काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर किया है, जिस वजह से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो नंबर है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये सारे ना वो मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं न्यूज़ इन ट्रांजिशन थे, हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, अरावली रूलिंग भी, हमने आईआईपी भी, तो मैंने इनके अपडेट्स आपको यहाँ पे बता दिए हैं। दोस्तों डेट है आज की 30 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज शाम 6 बजे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आने वाले ईयर को हम कैसे और आगे बेटर बना सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो सारा डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे ओनली एस यूपीएस चैनल के ऊपर शाम को 6 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करेंगे हम रिगार्डिंग टाइगर स्टेट। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो, होता पता क्या है, कुछ स्टेट्स को हम यहाँ पे बोलते हैं टाइगर स्टेट। कैसे बोलते हैं किसी स्टेट को टाइगर स्टेट? देखो, एक स्टेट तब टाइगर स्टेट कहलाती है अगर हमारी जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है एनटीसीए वो कंफर्म करे कि वहां पर आपके टाइगर्स की प्रेजेंस है। अगर किसी स्टेट के अंदर यहाँ पे टाइगर की प्रेजेंस नहीं होती, एनटीसीए बोलता है, तो वहां पर उससे टाइगर स्टेट का दर्जा छीन लिया जाता है। अगर वहां पे प्रेजेंस होगा तो वहां पे हम उसको टाइगर स्टेट बोल देंगे। अब साथ ही साथ ये जो स्टेट है उसको हम सेंसस, जो नेशनल टाइगर सेंसस होता है, उसमें भी इंक्लूड करते हैं। अब हुआ पता क्या था, गुजरात में 1992 का टाइगर सेंसस हुआ, वहां पर टाइगर एक्सटिंक्ट पाए गए। तो इस वजह से 1992 में हमने गुजरात से जो टाइगर स्टेट बोलते थे वो स्टेट का दर्जा छीन लिया हमने। बट अब 2025 के अंदर जाकर वापस से हमने यहाँ पे गुजरात को टाइगर स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। इसका रीजन यही है कि 2025 दिसंबर के अंदर क्या हुआ है, रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंट्रल गुजरात के अंदर जो है, वहां पर आपको ये पर्टिकुलर आपको टाइगर देखने को मिले हैं। देखो आप यहाँ पे ना थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो, इनफैक्ट यहाँ पे इसको सेंट्रल गुजरात भी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ठीक करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देखो रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर आओ यहाँ पे देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो, दिस इज योर रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आपको गुजरात का ना दहौड़ डिस्ट्रिक्ट एक देखने को मिलता है, उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और आप नोटिस करना ये आपके गुजरात और मध्य प्रदेश के लगभग बॉर्डर के ऊपर ये जो पूरा पूरा रीजन है ये वहां पर देखने को मिलता है। अब इस सेंचुरी में इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्लॉथ बियर के लिए। यहाँ स्लॉथ बियर की संख्या बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर फॉर दैट। पर क्योंकि अभी रिसेंटली टाइगर भी देखने को मिला, तो गुजरात स्टेट के अंदर हमें टाइगर देखने को मिला, सो दैट इज़ वाई जो गुजरात को भी हम यहाँ पे अब टाइगर स्टेट का दर्जा हमने वापस इसको दे दिया है। ठीक है, तो इसको सेंट्रल गुजरात इसको यहाँ पे हटा दीजिए। ठीक है, ये आपका ईस्टर्न गुजरात होगा, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, दिस इज ईस्टर्न गुजरात। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इसी के साथ ना गुजरात एकमात्र इंडियन स्टेट ऐसी हो चुकी है जहां पर 3 बिग कैट्स आपको देखने को मिल रही हैं, लॉयन भी, टाइगर भी, लेपर्ड भी। ऐसे 3 बिग कैट्स आपको किसी भी और भारत की स्टेट में नहीं देखने को मिलते, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी देखो रतन महल फिलहाल तो आपका एक तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है, पर कोशिश ये है कि रतन महल को टाइगर रिजर्व घोषित करवाया जाए और इसके लिए काफी सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं, बट स्टिल इट इज नॉट अ टाइगर रिजर्व। अभी फिलहाल के लिए ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही है। थोड़ा सा और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ स्लॉथ बियर की संख्या काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। लोकेशन हम इसकी समझ चुके हैं। अब यहाँ पर गुजरात की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है स्लॉथ बियर की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको लेपर्ड्स भी भारी संख्या के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब होता पता क्या है, जो स्लॉथ बियर है ना उसको जामुन हो गया, उसको महुआ हो गया, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर वो नंबर्स उनके काफ़ी अच्छे खासे हैं। एंड इस वजह से फूड रिसोर्स अच्छे होने की वजह से स्लॉथ बियर को स्टडी करने के लिए ये बहुत रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। बाकी एक पनाम रिवर है यहाँ पे, एंड जहाँ पे मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी वो यहाँ से गुजरती है, एंड दैट इज़ वाई इसके इंपॉर्टेंट रोल उसका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज विद रिगार्ड्स टू माइक्रोप्लास्टिक एंड हेरिडेटरी रिस्क। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम माइक्रोप्लास्टिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं। देखो, जब मैंने वर्ड इस्तेमाल किया ना माइक्रोप्लास्टिक, इसका मतलब क्या हुआ, सर ये ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के हिस्से होते हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर से भी छोटा होता है। अब सवाल आता है मिलीमीटर का मतलब क्या, मिलीमीटर होता है आपका
10⁻³ मीटर। तो अगर कोई प्लास्टिक का हिस्सा है जिसका साइज 10⁻³ मीटर से भी छोटा है, या 5 × 10⁻³ ये 5 लिखा ना, तो 5 × 10⁻³ इससे भी साइज छोटा है, तो उसको हम यहाँ पे बोल देते हैं माइक्रोप्लास्टिक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना छोटा प्लास्टिक का साइज कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। देखो, यहाँ पर इतना छोटा साइज होने के दो तरीके हैं। एक होता है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी तो पता क्या होता है, हम उसका मैन्युफैक्चर ही छोटा साइज करते हैं। जैसे आप लोगों ने अपनी क्रीम्स वगैरह देखी है, ठीक है, जो कॉस्मेटिक्स वाली आपकी जो क्रीम्स होती हैं, ठीक है, उसमें आपका माइक्रो बीड आपको देखने को मिलते हैं, राइट। ये क्या होते हैं, ये बहुत ही छोटे छोटे आपके कण होते हैं, तो वो आपके प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक होते हैं। एक होते हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक, ये प्लास्टिक के टूटने से बनते हैं। मान लो प्लास्टिक का साइज बड़ा था, पर टूटने की वजह से उसका साइज छोटा होता रहा। जैसे आपके प्लास्टिक बैग्स, वो डिग्रेड होते होते उनका जो साइज है वो छोटा होता रहता है, तो वो सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक यहाँ पे कहलाते हैं। तो इस तरह से लार्जर प्लास्टिक के टूटने से भी हो सकता है, या आप हो सकता है आप उनको बना भी रहे हों, तो इस तरह से आपके माइक्रोप्लास्टिक आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक है ना, ये खासकर आपकी एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आगे जाके पानी के अंदर यहाँ पे घुस जाते हैं, एंड वहाँ पर आपके जो फिशेज अगर उनको कंज्यूम करती हैं तो उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो इस तरह से आपके ओशियंस में, रिवर्स में, मिट्टी में, ग्लेशियर में, इवन आर्कटिक अंटार्कटिक तक भी हमने ये ना प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक पहुंचा दिया है। हम ह्यूमन इतना खराब काम कर रहे हैं। बाकी होता पता क्या है कि जैसे जैसे इसको प्लैंकटन, फिश, बर्ड्स, मैमल्स ये सब कंज्यूम करेंगे, उससे कहीं ना कहीं बायो अक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन का जो खतरा है वो बढ़ता रहता है। देखो, आप लोगों ने इन्वायरमेंट के अंदर इन दोनों टर्म्स को पढ़ा होगा। एक टर्म है आपका बायो अक्यूमुलेशन। बायो अक्यूमुलेशन पता क्या होता है, इसका मतलब होता है एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर टॉक्सिक जो सब्सटेंसेस है वो बढ़ते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपने एक मछली है, मान लो एक मछली ने मरकरी कंज्यूम किया, अब वो कंज्यूम करे जा रही है, तो उसका जो समय के साथ साथ विद टाइम उसके अंदर जो मरकरी का अक्यूमुलेशन है वो बढ़ता जा रहा है। या फिर आप लोगों ने इंसानों के अंदर डीडीटी के बारे में सुना होगा। जो डीडीटी एक इंसान की बॉडी के अंदर वो समय के साथ इंक्रीज होती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं बायो अक्यूमुलेशन, जब एक ही इंडिविजुअल के अंदर होता है। पर अगर हम बात करते हैं ना बायो मैग्निफिकेशन, ये आपका जो बायो मैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका अक्रॉस द फूड चेन होता है। फूड चेन कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके ने कोई चीज मतलब कंज्यूम करी, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक जैसे डीडीटी की बात करें, मान लो कुछ इसने कंज्यूम किया आपके बर्ड्स ने, ठीक है। अब बर्ड्स के बाद कहीं ना कहीं आगे अगले प्रोसेस के अंदर गया, अगले इंडिविजुअल, अगले ऑर्गेनिज्म के अंदर, इस तरह से। या फिर प्लैंकटन से फिशेस के अंदर, बर्ड्स के अंदर, फिर ह्यूमन के अंदर आया। तो कहीं ना कहीं इस तरह से अक्रॉस द फूड चेन अगर आपके कोई चीज इंक्रीज हो, उसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर दोनों का खतरा रहता है। एक इंडिविजुअल के अंदर भी समय के साथ हो सकता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ते रहें, अक्रॉस द फूड चेन भी हो सकता है वो चीज इंक्रीज होती रहे। तो माइक्रोप्लास्टिक से दोनों ये खतरे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पीने के पानी के अंदर, नमक के अंदर, सी फूड के अंदर, ह्यूमन टिश्यूज के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है, और इस तरह से मेरीन लाइफ को इम्पैक्ट करता है, रिप्रोडक्शन बिहेवियर, इन सबको यहाँ पे इम्पैक्ट करता है। अभी पता क्या हुआ, एक स्टडी हुई यहाँ पे, एक स्टडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने करी। ये दरअसल में करी तो ये चूहों के ऊपर थी। इन्होंने चूहों के ऊपर स्टडी किया, एंड चूहों के अंदर माइक्रोप्लास्टिक का क्या इम्पैक्ट आता है उसको स्टडी किया। एंड इन्होंने पता क्या देखा कि भाई मान लो जैसे एक चूहा है, अब चूहे के भी आगे जाके बच्चे होंगे, ठीक है। तो चूहे के जो बच्चे थे ना, जो फीमेल वाला बच्चा था, तो वहां ऐसा देखने को मिला कि अगर पेरेंट को यहाँ पे आपका माइक्रोप्लास्टिक उसने ज्यादा कंज्यूम किया है पेरेंट ने, तो उस केस में क्या होता है ना, जब फादर की वजह से, तो उसके बच्चे के अंदर भी डायबिटीज के सिम्टम बढ़ने की हो जाती है पॉसिबिलिटी। साथ ही साथ हाई ब्लड शुगर बच्चे को हो सकता है। तो आप समझ पा रहे हो कि पेरेंट्स के अंदर या फादर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक ज्यादा था, उसने उसको तो इम्पैक्ट किया ही किया, उसके आने वाले बच्चे को भी इम्पैक्ट किया। साथ ही साथ इन्होंने ये भी नोटिस किया कि मेल वाला जो बच्चा है उसमें डायबिटीज तो नहीं हुआ, बट मेल वाले बच्चे के अंदर बॉडी फैट में रिडक्शन देखने को मिली। जो फीमेल माइस थी वहां पर भी नोटिस करने को मिला कि मसल मास वहां पे कम हो गया। तो कहने का मतलब पता क्या है कि पेरेंट्स के अंदर माइक्रोप्लास्टिक कितनी मात्रा है, वो कहीं ना कहीं बच्चे के बॉडी के ऊपर, बच्चे के ब्लड शुगर लेवल के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। अब ये स्टडी भले ही चूहों के ऊपर हुई थी,
पर रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि ह्यूमन हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात सच हो सकती है, क्योंकि एक पेरेंट्स ने माइक्रोप्लास्टिक अगर ज़्यादा कंज्यूम किया है, डायरेक्टली उसके बच्चे के ऊपर इसका बुरा प्रभाव यहाँ पे हो सकता है। तो माइक्रोप्लास्टिक का हेरिडिटरी रिस्क भी आज के समय आपको देखने को मिल जाएगा। आगे आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको अंडरस्टैंड करने की एक बार कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट में। देखो कई बार हमने पहले भी रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में डिस्कशन करी है, थोड़ा सा डिस्कशन हमें इस बार भी करना है। देखो सबसे पहली बात, इनका नाम क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स। तो काफी बार लोगों को लगता है कि अच्छा इसका नाम रेयर अर्थ है तो शायद ये रेयर होंगे, बट प्लीज समझना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ रेयर का मतलब उनके अमाउंट कम होने से बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या मतलब है यहाँ पे रेयर अर्थ का? देखो रेयर अर्थ ना दुनिया में अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, दे आर फेयरली अबंडेंट, ठीक है ना। वो स्कार्स नहीं है, वो अबंडेंट है, अच्छी खासी मात्रा में है। दिक्कत क्या है, इनको एक्सट्रैक्ट करना इनको यहाँ पर मुश्किल रहता है। वो कैसे? क्योंकि एक्चुअली ये आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, ये यहाँ पर अपनी ओर्स के अंदर होते हैं आपका। इस वजह से उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको इंडिविजुअल एलिमेंट्स को सेपरेट करना, माइनिंग करना, ये सारा प्रोसेस अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इनको हम यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स बोलते हैं। ध्यान रखना, मात्रा कम नहीं है, मात्रा अच्छी खासी है, बस उसको निकालना, उसको इकोनॉमिकली यहाँ पे वायबल बनाना, वो अपने आप में एक चैलेंज देखने को मिल जाता है। अब आता क्या है सर रेयर अर्थ मिनरल्स के अंदर? देखो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सारे आपके रेयर अर्थ मिनरल्स जो यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। जैसे आपका स्कैंडियम, यूट्रियम, इसके अलावा ये जो लैंथेनाइड्स हैं, यहाँ जैसे आपका लैंथेनम हो गया, सीरियम हो गया, ऐसे आपके जो टोटल 17 आपको देखने को मिल जाएंगे ना, ये सारे आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पे कहलाते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया कि रेयर अर्थ इनको क्यों बोलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। अब इनके ना बहुत सारे फायदे हैं रेयर अर्थ के। क्या फायदे हैं? देखो फायदे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके फायदे इनके आज के समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, विंड टरबाइन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सी चीज़ों के अंदर होते हैं। एंड खासकर यहाँ पे रोल आ जाता है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स का। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके जब मैग्नेट्स बनती हैं उनको बोलते हैं हम रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ये कैसे बनती हैं? जो मैंने आपको 17 मेटल्स नहीं दिखाए पीछे, उन्हीं के यहाँ पे अलॉयज से यहाँ पे बनती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उनमें से कोई चीज़ इस्तेमाल करी, उसको आयरन और बोरोन के साथ कंबाइन कर दिया, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही शानदार आपके पास मैग्नेट जो है वो बन जाएगी। फिर इसका नाम सर ये सिंटर्ड क्या है? सिंटर्ड परमानेंट मैग्नेट्स। देखो देखो नाम है, देखो सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। रेयर अर्थ समझ गए हो, परमानेंट मैग्नेट भी समझ गए हो। फिर ये सिंटर्ड क्या है? सिंटर्ड है दरअसल में प्रोसेस, ये बनाने का प्रोसेस बोलते हैं इसको सिंटरिंग प्रोसेस। यहाँ पर आपको जो रेयर अर्थ अलॉय पाउडर है ना, जो भी यहाँ पे आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे आयरन बोरोन के साथ कंबाइन किया था, उस पाउडर को प्रेस किया जाता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट किया जाता है, और उससे आपके पास बहुत ही शानदार मैग्नेट बन के आ जाती है, और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको मैग्नेट देखने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूडोमियम मैग्नेट, NdFeB मैग्नेट, ये आपका न्यूडियमियम आयरन बोरोन से यहाँ पे बनती है। एंड कहीं ना कहीं हमारी कोशिश इसी को बनाने की है भारत के अंदर। इसके अलावा आपका समेरियम कोबाल्ट मैग्नेट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब ऐसी मैग्नेट्स का आपकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही शानदार होती है। ऐसा माना जाता है कि दी हैव वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर इन पर्टिकुलर मैग्नेट्स के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर आप यहाँ पे उसको मैग्नेटिक एनर्जी को यहाँ पे सेव कर सकते हो। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी डिवाइसेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मैग्नेट अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टरबाइंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके अंदर इन सब का यहाँ पे इस्तेमाल आपको देखने को मिल जाएगा। अब भारत के अंदर देखो रेयर अर्थ तो हैं, तो हम क्यों नहीं बना रहे? देखो भारत के अंदर ना रेयर अर्थ आपको कई कई जगह देखने को मिल जाएंगे, जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इन सब एरियाज के अंदर आपको रेयर अर्थ मिल जाएंगे। मैंने आपको बोला कि भारत में अच्छे खासे रिजर्व्स हैं रेयर अर्थ के, पर दिक्कत यही है हम इसको बना नहीं पा रहे। एंड उस चक्कर में पता क्या होता है, हम यहाँ पर चाइना के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं इन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के रिगार्डिंग। तो अब हमने सोचा है कि भाई देखो हमारे पास रेयर अर्थ हैं, हाँ बिल्कुल हैं, तो क्यों ना हम ही इसको बनाएं। थोड़ा दिक्कत आएगी, थोड़ा सीख लेंगे टेक्नोलॉजी को, पर कोशिश तो करें एटलीस्ट। और इसीलिए हमने यहाँ पर ये आपकी स्कीम स्टार्ट करी है, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स।
इसको किसने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने। 7,200 करोड़ का यहाँ पे पैसा यहाँ पे दिया जाएगा ताकि हम यहाँ पे इनको भारत देश के अंदर ही यहाँ पे बना पाएं। प्लस एट द सेम टाइम हमारी कोशिश है कि 6,000 मेट्रिक टन पर एनएम की हमारे पास टारगेट कैपेसिटी हो और 7 साल का यहाँ पे 7 साल आपका पर बेनिफिशियरी यहाँ पे इंसेंटिव्स यहाँ पे दिए जाएंगे। 2 साल का बनाने का उसका सेटअप का और 5 साल का इंसेंटिव्स का। तो ये पूरा यहाँ पे इस तरह से काम होगा। अभी आज के समय हमारी जो डिमांड है इस तरह से सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की वो 4,000 से 5,000 टन की है और हम इसको पूरी तरह से इंपोर्ट ही करते हैं चाइना से। पर अब हमने ये स्कीम ले आई है तो अब हम भारत देश में भी इन रेयर अर्थ आपके मैग्नेट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने है रिगार्डिंग माउंट एटना। सबसे पहले तो आप यहाँ पे पिक्चर में देखेंगे, ये है देखो इटली। अब इटली में ना आपको बहुत सारे वॉल्केनोज फटते हुए देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको कैंपी फ्लेजराई के बारे में भी मैंने डिस्कशन किया था, आपको याद होगा। आज हम डिस्कस करेंगे माउंट एटना के बारे में। देखो माउंट एटना की जब हम बात करते हैं ना तो ये बार बार आपका फटता है एंड इनफैक्ट ना इट इज द मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो इन यूरोप। यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो और कोई नहीं, वो आपका माउंट एटना ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आपका ये आपका स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है। देखो जब मैं बात करता हूँ ना वॉल्केनो की, तो वॉल्केनो भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आपने शील्ड वॉल्केनो सुना होगा। यहाँ तो देखो इसकी शील्ड वॉल्केनो की तो बहुत ही कम हाइट होती है। पर अगर मैं स्ट्रेटो वॉल्केनो की बात करूँ ना, ये इस तरह से एक स्टीप वाला होता है। ठीक है, स्टीप हाइट है इसकी, आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। ये पता कैसे बनता है? ये आपके ऑल्टरनेटिंग लेयर से बनता है। एक लेयर आपकी इसकी होगी, आपकी जैसे आपके लावा फ्लो की होगी, एक ऐश की होगी। इस तरह से लेयर दर लेयर इस तरह से होती रहती है। तो माउंट एटना दरअसल में आपका एक स्ट्रेटो वॉल्केनो ही देखने को मिल जाएगा। अब इसका रीजन क्या है? देखो इसमें आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। मैंने बताया जैसे आपको ये सिसिली इटली के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एटना में मेडिटेरियन आइलैंड के ऊपर हाईएस्ट माउंटेन की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग तरह के इकोलॉजिकल जोन्स यहाँ पे हैं, जैसे एग्रीकल्चर स्लोप्स भी हैं, एल्पाइन जोन भी है, लावा भी आपको अलग अलग एरियाज में देखने को मिल जाएगा। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा आपका बार होता है ना, फटता है, इस वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। 2013 के अंदर इसको इस लिस्ट के अंदर भी ऐड ऑन कर दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, इसीलिए इसके रिगार्डिंग जो बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। बाकी ध्यान रखना, ये जो पूरा रीजन है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। तो काफ़ी सारे एग्रीकल्चर, जैसे खासकर अगर हम बात करें ना, तो वाइन यार्ड्स हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गया, ये बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। खासकर मेडिटेरियन एरियाज में भी ये जो आपके फ्रूट्स वगैरह हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रो होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब पता क्यों इतना ज़्यादा ये फटता है? उसका रीज़न आपको पता है। आप लोगों ने अपनी ज्योग्राफी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स तो पढ़ा ही हुआ है। तो यहाँ पर दरअसल में ना अफ्रीकन प्लेट की और साथ ही साथ आपकी जो यूरेशियन प्लेट है, इनका यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है। अफ्रीकन प्लेट जो है वो सबडक्ट हो रही है अंडर द यूरेशियन प्लेट। इस वजह से यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा वॉल्केनोज फटते हुए देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखना, माउंट एटना मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वॉल्केनो है पूरे यूरोप के अंदर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग रीजनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, RPREX। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। देखो जैसा यहाँ पे नाम में आपने पढ़ ही लिया होगा, पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि देखो आप नोटिस करते हो कि कई बार ना मेरीन ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, आपकी शिप से कहीं ना कहीं ऑयल स्पिलेज देखने को मिल जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हम रेडी हैं या नहीं है? तो उसके लिए हमने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी, RPREX। किसने कंडक्ट करी ये? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। कहाँ पर हुई? मुंबई कोस्ट के पास में, यहाँ पे जो अरेबियन सी है वहां पर। तो इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड तो थी ही थी, उसके अलावा ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कॉर्पोरेशन आपका, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, स्टेट फॉरेस्ट एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, कोस्टल पुलिस, पोस्ट ऑपरेटर्स, ये सारे आपने अलग अलग इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो कोशिश ये थी ये चेक करने के लिए हम कितने रेडी हैं, क्या हम इस तरह की चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, किस तरह से हमें वहाँ पे लोकल फिशरीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, लाइवलीहुड को हमें यहाँ पे सपोर्ट करना है। उसके लिए एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट हुई। ये एक्सरसाइज 2 फेजेस के अंदर थी। एक तो था आपका प्लानिंग वगैरह की जो कॉन्फ्रेंस होती है, दूसरा था टेबल टॉप एक्सरसाइज। देखो टेबल टॉप एक्सरसाइज जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पर पता क्या होता है, जो भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो हाइपोथेटिकल सिनेरियोस को देखते हैं कि मान लो कल को यहाँ पे हो गया तो कैसे डील करना है उसको। तो वो देखेंगे, रिव्यू करेंगे, टेस्ट करेंगे और अपने रिस्पॉन्स प्लान को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज ही कंडक्ट हुई और इस एक्सरसाइज के अंदर हमारा जो नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान है ना, उसको भी वैलिडेट किया गया। दरअसल में हमने ये जो प्लान है ना कि कल को मान लो कोई ऑयल स्पिल हो गया, उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए हमारा ऑलरेडी नेशनल प्लान एग्जिस्ट करता है, जो हमने 1993 के अंदर अप्रूव किया था। फिर 1996 के अंदर उसको हमने ऑफिशियली हम लेकर आए।
उससे पहले से ही हमने इंडियन कोस्ट गार्ड को जिम्मेदारी दे रखी है कि जो भी आपके इस तरह से ऑयल स्पिल्स होते हैं भारतीय पानी के अंदर, वो सारे आप ही कोऑर्डिनेट करोगे। मार्च 1986 ऑनवर्ड्स हमने उसको ये जिम्मेदारी दी हुई है। बाकी प्लान का नाम क्या है? नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों अपने एमसीक्यूज की तरफ। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा और मुझे इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। अब मैंने आपको कल होमवर्क दिया था रियल सेक्टर के बारे में, है ना, कि रियल सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, एक होता है आपका रियल सेक्टर, एक होता है आपका फाइनेंशियल सेक्टर। रियल सेक्टर का मतलब पता क्या है? जो वाकई में कुछ गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करे उसको बोलते हैं रियल सेक्टर। इस रियल सेक्टर में जैसे आपका एग्रीकल्चर, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स, ये सारी अलग अलग चीजें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्चुअली में कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करती हैं। ऑन द अदर हैंड, फाइनेंशियल सेक्टर जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करता, ये मदद करता है गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के अंदर। जैसे आपका स्टॉक मार्केट डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करेगी, पर कोई प्रोडक्शन करने में मदद करती है। बैंक्स, आपका इन्वेस्टिंग, लेंडिंग, ये डायरेक्टली नहीं करते, ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं आपके रियल सेक्टर को। तो अगर आपको इन दोनों का अंतर पता है तो आप क्लियरली रियलाइज कर पाओगे यहाँ पे कि यहाँ पर जो पहली बात है कि फार्मर क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, ये रियल सेक्टर में आएगा। टेक्स्ट मिल किसी चीज को आपके जो टेक्सटाइल मिल जो है फैब्रिक्स में कन्वर्ट करेगी, ये भी आएगा। पर एक बैंक लेंड कर रहा है, ये फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट है। कॉर्पोरेट बॉडीज बॉन्ड इशू कर रही हैं, ये भी अपने आप में फाइनेंशियल सेक्टर में आएगा। तो पहले दो जो है वो अपने आप में रियल सेक्टर का पार्ट है, आखिरी दो जो है वो अपने आप में फाइनेंशियल सेक्टर का पार्ट बन जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो था कि कैपिटल मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। देखो, एक होती है आपकी मनी मार्केट, एक होती है आपकी कैपिटल मार्केट। प्लीज ध्यान से सुनना इसको। यहाँ पे आपकी मनी मार्केट ना शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए होती है, कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर पैसा चाहिए अप टू 1 ईयर के लिए, अप टू 1 साल के लिए आपको यहाँ पे मेच्योरिटी होती है इसकी, जो आप पैसा रेस करते हो। वर्किंग कैपिटल मतलब अब इतने कम समय के लिए पैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं रोजमर्रा के खर्चों के लिए पैसा चाहिए होगा, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए। और इसका जो मनी मार्केट का रेगुलेटर रहता है वो आपका आरबीआई देखने को मिल जाएगा। इसमें थोड़ा रिस्क भी कम है क्योंकि टाइम पीरियड कम है, पर कमाई भी कम ही होती है। रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिटर्न ना, तो लो रिस्क है, लो रिटर्न है। कैपिटल मार्केट के अंदर आपको मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कैपिटल मार्केट जा सकते हो। अब इतने लंबे समय पैसा चाहिए तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेंशन करने की कोशिश करोगे। यहाँ पर आपको सेबी रेगुलेटर देखने को मिलता है और मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा की होती है। अब इनके आप एग्जाम्पल देख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मनी मार्केट की बात करूँ ना, तो मनी मार्केट में हो सकता है सरकार पैसा रेज करे, वहां पर आपका ट्रेजरी बिल आ जाता है, कैश मैनेजमेंट बिल आ गया, WMA वेज एंड मीन्स एडवांसेस आ गए। फिर हो सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पैसों की जरूरत हो, उसमें आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, आपका CBLO कोलैटरलाइज्ड बोरिंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन, इंटरबैंक मनी, कॉल मनी मार्केट या नोटिस मनी, टर्म मनी, रेपो हो गया, ये सारे आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में हैं। कॉर्पोरेट्स में कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, ये जितने भी मैंने बताए ये सारे मनी मार्केट का हिस्सा हैं। बाकी कैपिटल मार्केट के अंदर आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड, डिबेंचर्स, शेयर्स, स्टॉक मार्केट, ये सब आ जाता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो देखो यार, एक तो अंडरस्टैंड करो, एक है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट। ये बॉन्ड मार्केट तो अपने आप में क्लियरली कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। दूसरा देखो यहाँ पे कॉल मनी मार्केट, भाई जब उसने लिख ही दिया मनी मार्केट तो ये मनी मार्केट का हिस्सा है। वैसे भी कॉल मनी इज अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट। ट्रेजरी बिल मैंने आपको मनी मार्केट में ही आपके साथ डिस्कस किया। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो दो कैपिटल मार्केट हैं, दो मनी मार्केट है, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, ओनली 2 इज द राइट आंसर। ये सारे नोट्स आपको जो PDF में आपके साथ शेयर करूंगा ना ऋषभ शर्मा सर PW चैनल के ऊपर, वहां पर ही आपको देखने को ये मिल जाएंगे। बाकी रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया के बारे में जो बात लिखी गई है पैरासाइटिक डिजीज है, प्लास्मोडियम स्पीशीज से होती है, ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। सोमालीलैंड की दोस्तों अगर हम बात करें, ये आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको रीजन देखने को मिल जाएगा, इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा ये इनकरेक्ट होगा। सुबनसिरी रिवर की बात करें तो दोस्तों ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर की यहाँ पे अपने आप में लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।